हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि कल की वीडियो में हम प्रैक्टिस करा रहे थे आपको काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र की, और आज हम उसकी थ्योरी लेकर के आए हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि यदि आपको एमसीक्यूज पहले समझ में नहीं आ रही है तो हम उसका चाहेंगे कि पूरा पहले थ्योरी पढ़ें। तो बस वही थ्योरी पढ़ रहे हैं, और ये थ्योरी आपकी हर परीक्षा में काम आने वाली है जो भी हिंदी से रिलेटेड होते हैं, और ख़ास तौर पर यूजीसी नेट इकाई 4 के लिए हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय काव्यशास्त्र। तो भारतीय काव्यशास्त्र में सबसे पहले हम देखिए मुख्य बिंदु यहाँ पर छांटेंगे, और इन मुख्य बिंदुओं में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि वास्तविकता में ये काव्यशास्त्र जो है वो है क्या, कैसे चलता है। ठीक है, तो 1-2 मिनट आप लोगों को हो सकता है कि ये क्लास बोरिंग लगे, लेकिन बेटा देखिए, अगर नौकरी प्राप्त करनी है तो हर ऐसी बोरिंग चीज़ हमें पढ़नी है, क्योंकि इसी चीज़ को ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना। कुछ अलग करके सीखो, इसी ऐसी ही चीज़ों को ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं जो बोरिंग लगती हैं। ठीक है, और वही कंपटीशन हो जाता है। तो आइए ध्यान दीजिए जरा। किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण करके उसके गुण, दोष आदि का विवेचन साहित्य शास्त्र का विषय है। संस्कृत में इसके लिए अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र शब्द प्रचलित हैं। तो काव्य शास्त्र हम किसे कहते हैं? तो किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण करके उसके गुण, दोष आदि का विवेचन ही हमारा अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब कैसा गुण दोष का विवेचन? तो देखिए, गुण दोष के लिए आपने माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ठीक है, तो ये गुण पढ़े होंगे। साथ ही साथ आपने रीतियां भी पढ़ी होंगी। रीति में जैसे वैदर्भी रीति, ठीक है, इस प्रकार की रीतियां भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। आगे चल करके हम इनको पढ़ेंगे। तो यही सब क्या है? काव्य शास्त्र है। अच्छा, गुण गुण तो हो गए, लेकिन दोष क्या होते हैं? तो दोष में देखिए पुनरुक्ति दोष, बहुत सारे ऐसे दोष आते हैं। ठीक है, 10-11 दोष मान लीजिए मुझे याद है, और ऐसे बहुत अलग अलग जो रचनाकार थे, अलग अलग जो कवि थे, सभी ने काव्य के अलग अलग दोष बताए हुए हैं। ठीक है, कभी कभी हम क्या बोल देते हैं कि मोहन दिल्ली से वापस लौटकर घर आ रहा है, तो वापस भी लगा देते हैं और लौटकर भी लगा देते हैं। तो ये दो शब्द जो हम लगाते हैं ये हमारे पुनरुक्ति दोष कहलाते हैं। कुछ आच्युत दोष होते हैं, आच्युत दोष होते हैं, कुछ अश्लीलत्व दोष होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी पंक्ति में अश्लीलता का प्रयोग कर दिया है तो अश्लील तत्व दोष। तो ये कुछ काव्य दोष भी होते हैं। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? काव्य शास्त्र बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि हम बात कर लें अलंकार शब्द। अलंकार शब्द उस समय साहित्य के संपूर्ण सौंदर्य का बोधक था, और काव्य भी पद्य गद्य सहित समुचे साहित्य का पर्याय था। कौन? अलंकार। ठीक है, इसके बाद है अब अलंकार काव्य के सौंदर्य का मात्र एक प्रकार है। अब जो अलंकार है वो क्या है? काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एकमात्र प्रकार है, बस। काव्य भी साहित्य की अनेक विधाओं में से एक विधा है, अतः संपूर्ण साहित्य की चर्चा को अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र कहना उचित नहीं है। इसके लिए साहित्य शास्त्र शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि देखिए, यदि हम आपसे कह देते हैं, यदि हम आपसे कह दें काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र में अधिक लोग क्या समझते हैं कि जो पंक्तियां हैं, जो कविताएं हैं, है ना, जिनको गाया जा सकता है, उनको हम काव्य शास्त्र कहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहना है, उचित ही नहीं है। चाहे वो गद्य की विधा हो, चाहे पद्य की विधा हो, उस सब के लिए आप साहित्य शास्त्र का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। ध्यान रखना, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ, जो हमने कल वाले प्रश्नों में पढ़ा हुआ था, वो क्वेश्चन आपका यहीं से था। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। इसमें इन्होंने नाटक को काव्य का एक रूप मानते हुए काव्यांगों का निरूपण किया है। ठीक है, इसके बाद है
एक क्वेश्चन ये भी था वहां पर कल की वीडियो में, आचार्य राजशेखर ने 14 विधाओं, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त काव्य को 15वीं विधा माना है। इन्होंने काव्य को 14 विधाओं का आधार माना है। अब काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना है? तो वो माना है आचार्य राजशेखर जी ने। ठीक है, किसने माना है? आचार्य राजशेखर जी ने। काव्य के मुख्यतः 2 भेद हैं, एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक तथा सभी नाट्य विधाएं आती हैं तथा श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य 2 उपवर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गद्य और पद्य। अब गद्य जो होते हैं, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो ये एक गद्य ही है, ये क्या है? एक गद्य विधा में लिखा गया है। और पद्य वो होता है जिसका हम लोग गायन करते हैं, जिसको हम लोग गा सकते हैं, कविताएं हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी, जैसे मान लीजिए गाने हो गए, ये सब कुछ पद्य विधा में लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? उपवर्ग हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने काव्य की परिभाषाएं दी हुई हैं, तो उन काव्य की परिभाषाओं को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम चा तद्दित्वा तौदिधा। तो ये जो है, ये पंक्ति दी है किसने? भामह ने। हम इस पंक्ति का अर्थ एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ यहीं पर नोट है। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ यही शब्दार्थों में ही छुपा है। दोनों शब्द शब्दार्थ में है। ठीक है, शब्द और अर्थ सहित साहित्य काव्य है। ठीक है, शब्द और अर्थ सहित क्या है? जो शब्द सहित अर्थ है वो क्या है? काव्य है। गद्य पद्य चा तौदिधा तद्विधा, सॉरी तद्विधा है ये। ठीक है, गद्य पद्य चा तद्विधा, जो गद्य एवं पद्य के भेद से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, ये जो परिभाषा है, ये किसने दी है? भामह ने। ध्यान रखना, ये परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं। इसके बाद अगली परिभाषा है काव्य शब्दो अयम गुणालंकार सहितयोः शब्दार्थयो वर्तते। तो ये जो है, ये किसकी है? तो ये वामन की है। ये किसकी है? वामन की। गुण एवं अलंकार से संयुक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। ये जो परिभाषा काव्य की दी हुई है, ये किसने दी हुई है? तो ये आचार्य वामन जी ने दी हुई है। ठीक है, किसने दी हुई है? आचार्य वामन जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सीखने के लिए भी हम आपको बताएंगे कि इसको सीखते हम किस तरीके से हैं। ठीक है, तो बस आगे देखो, और यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं हैं, एक ना एक परिभाषा हर एग्जाम में आएगी। शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है रुद्रट जी ने। किसने दी है? रुद्रट जी ने। शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ का संयोग क्या होता है? काव्य होता है। शब्द और अर्थ का संयोग ही क्या है? काव्य है। तो ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति किसकी है? तो रुद्रट जी की है। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। तो ये जो परिभाषा दी हुई है, इसका अर्थ है शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। और ये परिभाषा दी किसने है बेटा? तो ये आनंदवर्धन जी ने ये परिभाषा दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे है कि तद्दोपौ शब्दार्थो षगुणावलंकृति पुनः क्या क्वापि। तो ये जो है, ये जो परिभाषा कहती है कि शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष ना हो, मतलब शब्द और अर्थ की ऐसी संगति या ऐसा साथ में रखना कि जिससे कोई दोष उत्पन्न ना हो, गुणों से युक्त, कभी कभी अनलंकृत हो, वह काव्य है। मतलब कभी कभी अलंकार ना हो चल जाएगा, लेकिन दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तद्दोपौ शब्दार्थौ षगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये जो परिभाषा दी है ये मम्मट जी ने दी है, काव्य की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है अदौपो षगड़ौ सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम। यानी कि यहाँ पर अदौशो है, यहाँ पर अदौशो यानी, ठीक है, सा है यहाँ पर। तो दोषहीन गुण एवं अलंकार सहित शब्दार्थ काव्य हैं।
और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो आचार्य हेमचंद्र के द्वारा दी गई है। ठीक है, आदौशो सगुणो सालंकारो, यानी सालंकारों का मतलब होता है अलंकारों के साथ में, सागुणो मतलब गुणों के साथ में, अदोषो यानी दोष ना हो। ठीक है, शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ, काव्यम तो वही काव्य है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ भी सकते हो। तो ये है आचार्य हेमचंद्र की परिभाषा। इसके बाद आप लोगों ने बचपन से पढ़ी होगी, प्रसिद्ध है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। मतलब जिस वाक्य में रस हो जाए वही हमारा क्या है, काव्य है। और ये है आचार्य विश्वनाथ जी की, किसकी है, आचार्य विश्वनाथ जी की। इसके बाद है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये है पंडितराज जगन्नाथ की, किसकी है, पंडितराज जगन्नाथ की। और इनकी जो ये परिभाषा है, इसका अर्थ है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पंडितराज जगन्नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट कविता है। कविता क्या है, तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है बेटा, कविता है। और ये जो कथन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। कल ये वाला प्रश्न भी हमने पढ़ा था एमसीक्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट है कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। तो ये कविता के बारे में ये किसका कथन है, तो ये कविता के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, चलिए आगे है मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या फिर गद्यात्मक हो। अच्छा, कुछ गद्यात्मक कविताएं भी होती हैं जिनका हमें आसानी से अर्थ समझ में आ जाता, लेकिन होती वो कविताएं ही हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये कथन भी किसका है, हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और ये कथन भी किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, कि कविता द्वारा कोई भी काम हो, अगर वो असंभव हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पर हम जो बात ना कह पा रहे हों वहाँ हम कविता के माध्यम से वो बात कह देते हैं और समझने वाले समझ भी लेते हैं और वो काम हो जाता है। अगला जो है कविता के बारे में, तो कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कल ये वाला प्रश्न भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो ये किसका कथन है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि कविता जीवन और जगत की क्या है बेटा, अभिव्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। ये किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पर ये कथन हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। और ये जो हमारा कथन है, तो ये कथन किसका है, अच्छा अभी पूरा कथन नहीं हुआ है, मैं इसको एक बार फिर से देख लेता हूँ, फिर से पढ़ देता हूँ। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। और ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे अभी कथन हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग बने रहें। और फिर हम लोग तुरंत जैसे ही हमारे ये कथन हो जाते हैं फिर काव्य हेतु आता है। काव्य हेतु क्या है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ज़्यादा कथन नहीं है, 8-10 कथन और बचे हुए हैं, इम्पोर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है।
जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इनके आप यदि स्क्रीनशॉट ले लोगे, दिन में दो बार देख लोगे तो याद हो जाएंगे। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। तो ये कथन भी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट है आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक अनुभूति कही जा सकती है। ये भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो इस प्रकार से भैया ये थोड़े थोड़े आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं। और ये जो कथन है ये महादेवी वर्मा जी का कथन है। कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। क्या बात है। तो इस तरीके का ये जो कथन है ये महादेवी वर्मा जी का है। और नेक्स्ट हम लोग इस तरीके से, आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो हमारी जो वीडियो है, चलिए इस तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप स्वयं भी पढ़ सकते हो। और हम लोग सीधे चलते हैं, ये और स्क्रीनशॉट के लिए मैं दिखा दूं एक बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीधे पढ़ते हैं काव्य हेतु। तो काव्य हेतु क्या है और किस तरीके से इनके प्रश्न आते हैं, ये हम आपको कल MCQs कराएंगे इसके आगे के, तब आपको बता देंगे। आज हम लोग पढ़ लेते हैं जिन कारणों से काव्य की सर्जना या रचना होती है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। एक बार फिर से, जिन कारणों से काव्य की सर्जना भी मतलब क्या होता है? सर्जन करना, यानी उसको बनाना, काव्य को क्या करना? बनाना, या फिर रचना होती है, उन्हें हम काव्य हेतु कहते हैं, ठीक है। अब कैसे होती है ये हम आगे देखेंगे। काव्य हेतु कवि सापेक्ष होते हैं। काव्य हेतु कैसे होते हैं? कवि के सापेक्ष होते हैं, अर्थात ये कारण कवि में ही उदित होते हैं और इन्हीं से प्रेरित होकर कवि काव्य की रचना करता है, ठीक है। अब देखते चले भैया। भामह ने अपने काव्य हेतु संबंधी दृष्टिकोणों में प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है, साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी अपेक्षित तत्व माना है, इम्पोर्टेंट है। काव्य लिखने के लिए हमारे अंदर जो गुण होते हैं उन्हीं को हम काव्य हेतु के रूप में जानते हैं। उन्हीं को हम किसके रूप में जानते हैं? काव्य हेतु के रूप में जानते हैं। अब जो भामह हैं इन्होंने अपने काव्य हेतु संबंधी दृष्टिकोण में प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है, साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी अपेक्षित तत्व माना है, ठीक है। इसके बाद है दंडी और रुद्रट ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य हेतु माना है, इम्पोर्टेंट है। दंडी और रुद्रट ने काव्य हेतु में कौन कौन से लिए हैं गुण? एक तो आपकी प्रतिभा, दूसरा आपको कितना शास्त्र ज्ञान है, और तीसरा आपने कितना अभ्यास किया है, ये काव्य हेतु माना है, ठीक है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक मतलब लोगों के प्रति व्यवहार, विद्या और प्रकीर्ण को काव्य का हेतु माना है। और इन्होंने एक पंक्ति भी दी है, लोको विद्या प्रकीर्णंच काव्यांगानी, यानी यहाँ पर देख फिर से पढ़ना कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक यानी लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्ण को काव्य का हेतु माना है, यानी कि तीन इन्होंने मानी है। इधर जो है इन्होंने कितनी मानी थी? तीन, लेकिन इनकी कौन कौन थी? दंडी की और रुद्रट की प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, इनको इन्होंने काव्य हेतु माना। और यदि हम आचार्य वामन की बात करें, यहीं से क्वेश्चन बनकर के आते हैं बेटा, यदि आचार्य वामन की बात करें तो इन्होंने लोक,
विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु माना है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बस याद रखना है, अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद है राजशेखर। तो राजशेखर ने समाधि, किसको? समाधि, समाधि यानी एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है। यहां इन्होंने अभ्यास नहीं माना, इन्होंने समाधि यानी एकाग्रता और शक्ति को काव्य हेतु माना है। राजशेखर ने सहजा, आहार्या और औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों के 3 प्रकार, अब ये जो है ये प्रतिभाएं हैं, सहजा प्रतिभा, आहार्या प्रतिभा, औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों के 3 प्रकार भी इन लोगों ने बता दिए हैं। अब कविता के कवियों के कौन कौन से 3 प्रकार? सबसे पहले सारस्वत कवि, दूसरा आभ्यासिक कवि और तीसरा औपदेशिक कवि। ठीक है, तो इस प्रकार से राजशेखर जी ने कवियों के 3 प्रकार भी बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और अगला शब्द है, अगला फैक्ट है, राजशेखर ने बुद्धि के 3 भेद किए हैं। किसके भेद किए हैं? तो बुद्धि के भी राजशेखर ने 3 भेद किए हैं। कौन कौन से? एक है स्मृति, दूसरा है इनका मति और तीसरा कौन सा है? प्रज्ञा। ठीक है, ये किसके भेद किए हैं? राजशेखर ने बुद्धि के 3 भेद किए हैं। क्लियर? इसके बाद अगला है, राजशेखर ने कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का उल्लेख किया है। तो राजशेखर ने कौन कौन प्रतिभा का उल्लेख किया है? तो कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा का उल्लेख किया है। कार्यत्री होता है करने के लिए और भावयत्री होता है भावों के लिए। ठीक है, तो कार्यत्री प्रतिभा कवि में और भावयत्री प्रतिभा पाठक या सहृदय में होती है। अब ध्यान देना, कार्यत्री प्रतिभा कहां पर होती है? कवि में, यानी वो कर रहा है। जो भी हमने आपको बताया था, कार्यत्री मतलब करना। तो कार्यत्री प्रतिभा अगर आपसे पूछा जाए किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर जी कवि में, क्योंकि वो कर रहा है। और भाव किसके उत्पन्न हो रहे हैं? भाव, मजा किसको आ रहा है? तो मजा आ रहा है किसको? पाठक को या सुनने वाले को। तो उसमें कौन सी प्रवृत्ति होगी? उसमें कौन सी प्रतिभा होगी? तो उसमें होगी भावयत्री प्रतिभा होगी। क्लियर है? आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। इसके बाद है, जयदेव ने प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। यानी जो जयदेव हैं उन्होंने किस किस को? तो प्रतिभा को, निपुणता को और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका एक नोट आप लोग बना सकते हो, घर पे ही नोट्स बना लेना बेटा, बहुत जरूरी है ये वाला टॉपिक पढ़ना, क्योंकि कंपटीशन तो यहीं से खींचते हैं लोग। अगला है, पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। यानी कि अगर पंडित राज जगन्नाथ जी के बारे में पूछ लिया जाए तो इन्होंने केवल एक ही काव्य हेतु दिया है, वो कौन सा? प्रतिभा। इसके बाद है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य निर्माण के लिए अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति का नाम प्रतिभा है। इन्होंने एक प्रतिभा की परिभाषा दी है कि काव्य के निर्माण के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति का नाम क्या है? प्रतिभा है। अब प्रतिभा भी ये वही है कि मतलब कौन कौन से शब्दों का हमें चयन करना है, ये आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, तो ही शायद आप एक कविता लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में प्रतिभा को काव्य का हेतु तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास को उपकारक माना है। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। और कौन कौन सी प्रतिभा? सहजा यानी जो आपके अंदर जन्मजात प्रतिभा है, और एक है औषधिकी यानी कि जो आपने श्रम से प्राप्त की है। तो ये हेमचंद्र जी के बारे में बताया जा रहा है। हेमचंद्र जी ने एक ग्रंथ लिखा काव्यानुशासन, तो इन्होंने प्रतिभा को काव्य का हेतु तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास को उपकारक माना है। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। नंबर 1 पहला सहजा, सहजा का मतलब होता है जन्मजात। ठीक है, यानी कि वो प्रतिभा आपके अंदर कैसी है? जन्मजात है। और दूसरा इन्होंने माना है औषधिकी, यानी कि जो आपने श्रम से यानी कि परिश्रम करके प्राप्त की हुई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, आनंदवर्धन ने व्युत्पत्ति और प्रतिभा दोनों को काव्य हेतु मानते हुए प्रतिभा को विशेष महत्व दिया है।
आगे पढ़ेंगे आचार्य कुंतक की दृष्टि में शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य हेतु हैं। तो आचार्य कुंतक के भी आप लोग नोट कर लेना, कौन कौन से, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये इन्होंने आचार्य कुंतक जी ने काव्य हेतु क्या क्या बताया है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, 3 इन्होंने बताए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम आचार्य मम्मट जी के पास। तो आचार्य मम्मट जी कहते हैं कि आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता, अभ्यास को काव्य हेतु माना है। उन्होंने निपुणता शब्द का प्रयोग व्युत्पत्ति के स्थान पर किया है। व्युत्पत्ति के अंतर्गत सभी प्रकार का शास्त्रीय और लौकिक ज्ञान आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और बताया है कि शक्ति एक ऐसा विशिष्ट संस्कार है जो वस्तुतः कवित्व का बीज कहा जा सकता है। यानी कि शक्ति जो है वो आपके अंदर कवित्व का, यानी जो कवि का भाव होता है, कवि बनने का, उसका बीज होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आचार्यों ने काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। आचार्यों ने काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो ये आपका हो जाएगा सबके लिए कॉमन, यानी प्रतिभा शब्द आपको अधिकतम याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है भट्टतोत। तो भट्टतोत ने प्रतिभा को नव नवोन में पसालिनी प्रज्ञा, ये कल आपका MCQs में था, यहाँ से क्वेश्चन, नव नवोन में पसालिनी प्रज्ञा, वर्णीय, अब इसका मतलब समझना, वर्णनीय वस्तु को नए नए रूप में प्रस्तुत करने की शक्ति कहा है किसने, भट्टतोत ने। किसको, प्रतिभा को। ठीक है। प्रतिभा को क्या कहा है कि जो हमारे वर्णनीय वस्तु, मतलब जिस वस्तु का हमें वर्णन करना है उसको नए नए रूप में प्रस्तुत करने की शक्ति को क्या कह दिया है उन्होंने, प्रतिभा कह दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है। इसके बाद है अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता रखने वाली प्रज्ञा कहा है। किसने, अभिनव गुप्त ने किसको, प्रतिभा को अपूर्व वस्तु कहा है। अब ये फैक्ट बेटा आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, ऐसे आप अगर हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको याद नहीं रहने वाले, ये ध्यान रखना। राजशेखर के अनुसार जो शब्दों के समूह को, अर्थों के समुदाय को, अलंकारों एवं उक्तियों को तथा अन्यान्य काव्य सामग्री को हृदय के भीतर प्रतिध्वनित करती है, उसे हम प्रतिभा कहते हैं। ये सब प्रतिभा की परिभाषाएं हैं, तो इनको एक एक बार आप लोग साथ में पढ़ लेना। और रुद्रट के अनुसार प्रतिभा से कवि शब्दार्थ सामर्थ्य प्राप्त करता है और व्युत्पत्ति से काव्य को दोषमुक्त और अलंकार आदि काव्य तत्वों से उसे समृद्ध करता है। ये कथन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रतिभा के बारे में ये कथन किसका है। ठीक है। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। रुद्रट ने किसके भेद किए हैं, 2 भेद किए हैं किसके, प्रतिभा के। एक तो सहजा जो आपको जन्मजात मिली हुई है, और उत्पाद्या यानी कि जो आपने क्या की है, उत्पन्न की है। सहजा ईश्वरीय शक्ति है, सहजा क्या है, इनके लिए ईश्वरीय शक्ति है, यानी जो हमें मिली हुई है, जन्मजात भी कह सकते हैं हम। और उत्पाद्या शास्त्र लोकानुभव, यानी कि शास्त्रों का आप लोगों ने क्या किया, पढ़ करके अनुभव किया, तथा सत्संग से प्राप्त होती है। कौन, उत्पाद्या। तो उत्पाद्या वैसे नाम किसने, उत्पाद्या नाम किसने दिया, ये उत्पाद्या प्रतिभा के दूसरे भेद को, तो ये मेन है हमारे लिए, ये दिया है रुद्रट जी ने। किसने दिया है, रुद्रट जी ने। ठीक है। चलिए अभी अगला टॉपिक अपना कौन सा आने वाला है, मैं एक बार उसको देख लूँ। बाकी अभी ये अपना थोड़ा सा और बचा हुआ है, काव्य हेतु, और काव्य हेतु के बाद हम लोग काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है सभी के लिए काव्य प्रयोजन, तो पहले हम काव्य हेतु पढ़ लें, फिर हम काव्य प्रयोजन को पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम कहाँ चल रहे थे भैया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्लियर। तो अब हम लोगों को पढ़ना है इधर से। नेक्स्ट है वाग्भट्ट ने प्रतिभा को, अब ये वाग्भट्ट भी एक कवि है, तो वाग्भट्ट ने प्रतिभा को काव्य का हेतु, व्युत्पत्ति और अभ्यास को संस्कार कारक माना है। तो व्युत्पत्ति और अभ्यास को, प्रतिभा को वाग्भट्ट ने व्युत्पत्ति और अभ्यास के 2 भेद बताए हैं। प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, कौन सा, व्युत्पत्ति और अभ्यास बताए हैं। ठीक है। इसके बाद हैं जयदेव ने, देखिए जो अर्थ हैं उनके
वो आपस में बिल्कुल एकदम मिलते जुलते हैं, बस नाम थोड़े से इन लोगों ने अलग अलग रख दिए, पता नहीं क्या करने वाले थे ये लोग। चलो, जयदेव ने प्रतिभा को काव्य का कारण, व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक कारण माना है। यानी वो कह रहे हैं कि प्रतिभा को काव्य का कारण, व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक का कारण माना है। प्रतिभा काव्य का कारण, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहायक का कारण। ठीक है, जहां प्रतिभा और व्युत्पत्ति के रहने पर भी काव्य की रचना नहीं हो सकती है, वहां काव्य की प्रेरणा देने वाली वृत्तियों से काव्य रचना होती है। अब देखो, वृत्तियां क्या हैं, हम वृत्तियों को पढ़ेंगे बाद में, रीतियों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, रीतियों को भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब काव्य की प्रेरक वृत्तियां 3 हैं। अब जो काव्य है उसकी प्रेरक वृत्तियां कौन है? आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण तथा कौतुक। ठीक है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कौतुक वृत्तियां काव्य की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि काव्य की पृष्ठभूमि कौन कौन सी वृत्तियां तैयार करती हैं, तो ये कौतुक वृत्ति और सौंदर्य के प्रति आकर्षण, तो ये 2 वृत्तियां हैं, ये क्या करती हैं कि काव्य की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। और आत्माभिव्यक्ति से काव्य रचना होती है, और आत्मा की अभिव्यक्ति से क्या होती है? काव्य रचना की जाती है। ठीक है, बाबू गुलाब राय ने, कल ये क्वेश्चन था बेटा, बाबू गुलाब राय ने आत्म विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व माना है। भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ये सभी हृदय के ओज को उद्दीप्त करने का मतलब होता है जगाकर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है। यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। स्पष्ट है कि इन्होंने प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। तो अभी ये हम इनको बस पढ़ रहे हैं क्योंकि अब इतने ज़्यादा ये कठिन नहीं है समझाने के लिए। प्लेटो के अनुसार काव्य सर्जना यानी काव्य की रचना करना, काव्य को किसी भी काव्य को बनाना, तो काव्य सर्जना के हेतु प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन, अभ्यास और शिक्षण है। तो इन्होंने काव्य सर्जना हेतु यानी काव्य हेतु इन्होंने कौन बता दिए प्लेटो ने? तो प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन, अभ्यास और शिक्षण। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे अरस्तु की दृष्टि में सजगता, प्रतिभा, अभ्यास, चिंतन, कला, चमत्कार और अध्ययन काव्य के हेतु हैं। अब ये जो हैं आपको ये बेटा स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे और इनको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए प्लेटो का कौन सा नहीं है, अरस्तु का कौन सा काव्य हेतु नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ ने प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन तथा भावना के प्रति सत्यता को काव्य हेतु माना है। और हीगल ने किस किस को माना है? तो मानव का जन्मजात सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन तथा अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणाएं हैं। ये हीगल जी के अनुसार है। और क्रोचे कहते हैं कि क्रोचे ने अंतर्दृष्टि, अलंकरण, कल्पना एवं विचार, कौन कौन? अंतर्दृष्टि, अलंकरण, कल्पना एवं विचार को काव्य हेतु माना है। फ्रॉयड ने वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति को ही काव्य की प्रेरणा माना है। फ्रॉयड के सहयोगी एडलर ने काम वासना के स्थान पर मनुष्य की अहम की स्थापना, कल ये क्वेश्चन था अपना, ठीक है, सेल्फ असर्शन की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना है। एडलर के अनुसार मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता तो उसके मन में ही भावना उत्पन्न होती है, हीन भावना उत्पन्न होती है। इस हीन भावना से मुक्त होने के लिए वह काव्य रचना या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति कार्य करती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने एडलर के क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को मान्यता दी है। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। साकेत प्रथम सर्ग में उन्होंने कहा है, एक कथन लिखा है, ठीक है। और इसके बाद हैं अज्ञे ने एडलर के अहम की स्थापना के सिद्धांत का समर्थन किया है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न
अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह, ये त्रिशंकु जी का कथन है अहम की स्थापना के बारे में। तो इसको भी आप लोग एक दो बार पढ़ लेना बेटा। देखिए ये चीज़ें जो बोरिंग हमें लगती हैं यही हमें वास्तविकता में कंपटीशन के आसपास ले जाती हैं। बाकी तो हम सोचते भले ही हैं कि 5-6 नंबर से हम हर बार चूक रहे हैं, वही 5-6 नंबर बेटा अगर ये सब चीज़ें पढ़ लोगे तो आपके आ जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये आमतौर पर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार अब इतना कौन सीखेगा, बड़ा बोरिंग लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, काव्य प्रयोजन। और काव्य प्रयोजन में देखिए सबके बारे में बताया जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत कि इन्होंने किस किस को माना है। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए आते हैं, अब आप लोग भले ही सोचें कि नहीं आते हैं। देखिए सुमित्रानंदन पंत ने स्वांतः सुखाय और लोक हिताय को काव्य प्रयोजन माना है, ये तो आपने 100% पढ़ा ही होगा। तो हमने केवल एक ही पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको इसमें बहुत सारे बताने वाले हैं। और ये क्लास अब आपकी पहुंचेगी कल के लिए। तो हम काव्य प्रयोजन अब कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आगे हमें क्या पढ़ना है, हाँ काव्य प्रयोजन भी पढ़ेंगे हम, कला, काव्य की आत्मा। ठीक है, चलिए।